घर में निर्मला अभी पूरी तरह से घुसी भी नहीं थी कि सास मधु जी को बरामदे में खड़ी देखकर समझ में आ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो कभी भी इस समय इस तरह से बरामदे में खड़ी होकर उसका इंतजार तो नहीं करती थी। यह टाइम तो उनका टीवी का टाइम होता था, जिसमें वो अपने पसंदीदा एकता कपूर के सास बहू के सीरियल देखती थी। फिर उसने अपने पति सागर की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इन्हीं जनाब ने फोन करके यहाँ कुछ न कुछ कहा है, और अभी जो थोड़ी बहुत शांति नजर आ रही है वो अभी थोड़ी देर में तूफान में बदलने वाली है। इससे पहले कि तूफान यही बरामदे में आ जाए, घर में घुस जाना ही ज्यादा बेहतर है, वरना आते जाते लोग बेवजह का तमाशा देखेंगे। फटाफट अंदर अपने कदम बढ़ाती हुई निर्मला सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे कोई नाराज हो। दिमाग पर काफी जोर भी दे दिया कि आखिर कोई बात तो हुई थी। क्या मेरे मायके में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण ये लोग मुझसे ऐसे नाराज हो गए? लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सासू माँ शायद गुस्से में भरी हुई बैठी थी। उन्होंने उसके पीछे पीछे आते हुए बोलना शुरू किया, बहू ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें अपने मायके में अपने ससुराल वालों की बुराई करने की? तुम उनसे वहाँ मिलने जाती हो या हम लोगों की बुराई करने जाती हो? मैंने कब इन लोगों की बुराई की? मन ही मन सोचती हुई निर्मल अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, पर उसे ऐसा कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। तभी पति सागर भी बीच में ही बोले, क्या जरूरत थी अपने मायके में ये कहने की कि घर का सारा काम तुम ही करती हो? अरे तुम इस घर की बहू हो तो इस घर के काम की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। फिर वहाँ ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी कि तुम अकेले काम करती हो? सागर अपनी बात बोलकर चुप हो गया, पर निर्मला को सचमुच अभी भी याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ कहा था जिससे ससुराल वालों की बुराई या यूं कहे कि बदनामी हो रही थी। बहू इतना तो तुम्हारे मायके में भी सबको अच्छे से पता होगा कि तुम इस घर की बहू हो, तो उस नाते इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। फिर बेवजह इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत थी? उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम तुमसे अकेले ही घर का सारा काम करवाते हैं। मधु जी बोली तो निर्मला ने कहा, मम्मी जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप लोग मुझसे अकेले काम करवाते हो। अच्छा, अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं भी वहीं बैठा था, कोई अपने कान बंद करके नहीं बैठा था, सुनाई मुझे भी दे रहा था। जब तुम्हारी मम्मी ने सबके सामने तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा तो तुमने क्या बहाना बनाया था? यही कहा था ना तुमने कि मुझे घर पर और भी काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकती। सागर की बात सुनकर निर्मला का मन चाहा कि अपना सिर पीट ले। ये आदमी कब कौन सी बात पकड़ लेता है समझ में ही नहीं आता, और फिर उस बात का अर्थ का अनर्थ कर देता है। सचमुच दोनों माँ बेटे की सोच एक जैसी है। पर फिर भी वो सागर को समझाते हुए बोली, वो तो नॉर्मल बातचीत थी जिसमें वो लोग मुझे वहाँ रुकने के लिए कह रहे थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि मुझे घर पर और भी काम है इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकती। पर मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि घर के सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं। तभी सासू माँ बीच में कूद पड़ी, अरे बहाने और नहीं थे क्या जो ये बहाना बनाया कि घर पर और भी काम है? इसका तो यही मतलब होता है ना कि सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते। दोनों माँ बेटे समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस अपनी ही बात को सही साबित करने में लगे हुए थे। आखिर निर्मला थक हार उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर समझाए भी उसे जिसे समझ में आता हो। कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते तो फिर उसका क्या कर सकते थे। अक्सर ही निर्मला के साथ ऐसा ही होता था, उसकी जरा जरा सी बात को पकड़ा जाता था और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता था। और ये आदत सिर्फ मधु जी की ही नहीं थी, बल्कि उनके इकलौते बेटे सागर की भी यही आदत थी। और ये अपनी शादी के एक सप्ताह बाद ही उसे समझ में आ गया था इन लोगों की सोच कितनी नकारात्मक है। उसकी शादी के एक सप्ताह बाद उसके भाई भाभी वापस मुंबई लौट रहे थे, जहां पर वो लोग जॉब करते थे। तो जाने से पहले वो लोग निर्मला से मिलने उसके ससुराल आ गए। सब कुछ सही चल रहा था, तभी भाभी ने जाते समय कहा, निर्मला जी अब तो आपका मन लग गया होगा अपने ससुराल में। तब निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाभी यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की बहुत याद आती है। जब भैया भाभी रवाना हो गए उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। 15 मिनट बाद ही सागर गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में आए और बोले, क्या जरूरत थी ये सब कहने की? हम तुम्हारे साथ कौन सा गलत व्यवहार करते हैं जो तुम्हें उन लोगों की याद आती है? बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं तुमने? उसकी बात सुनकर निर्मला हैरान रह गई। ओ कुछ कहने को हुई तब तक मधु जी भी कमरे में आ गई और बोली, बहू, अपने ससुराल की इज्जत अपने मायके वालों के सामने बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि आप लोगों की बहुत याद आती है। ये कहकर तुमने हमारे प्यार और सम्मान का अपमान कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जब उसने अपना पक्ष रखना चाहा तो दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहस बढ़ती देखकर निर्मला ही चुप हो गई। आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं की कद्र इस घर में तो किसी को नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे कई मौके आए जब उसकी कही बातों को मधु जी ने या सागर ने पकड़ा और फिर घर पर आकर हंगामा कर दिया। पहले तो वो फिर भी बहस कर लेती थी, लेकिन एक साल में उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ये तो इन लोगों की आदत है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो नहीं सुधरेंगे। एक दो बार उसने अपने मम्मी से भी कहा था, लेकिन उसकी मम्मी ने एक ही बात कही, बेटा, हर इंसान का अपना सोचने का नजरिया है। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि उन्हें हर चीज गलत ही नजर आती है। ऐसे लोग कब किस बात को पकड़ ले पता ही नहीं चलता। उनके पीछे अपनी ऊर्जा खराब करने से अच्छा है कि तुम खुश रहा करो। ऐसे लोगों को जितना इग्नोर करोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, तो उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने आप को ही बदल दिया। अब जैसे ही ये लोग बहस करते थे तो वो सिर्फ एक बार अपना पक्ष रखती थी। अगर नहीं समझते तो उठकर अंदर चली जाती थी। आखिर वो अच्छे से जानती थी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। भैंस तो नाचेगी नहीं और अपनी ऊर्जा यूं ही खराब होती रहेगी, तो फालतू अपनी ही ऊर्जा क्यों खराब करना। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।